Good evening, dear students. So let us continue our discussion on gender, state and family. तो पिछले लेक्चर में मैंने आप सबको दिखाया था कि कैसे 1970s से पहले तक फेमिनिस्ट मूवमेंट वीमेन की हायर एजुकेशन, उनकी पॉलिटिक्स में खास करके इलेक्शन में हिस्सा लेना, इन सब विषय पर गौर किया था। आज हम देखेंगे कि इसके अंदर भी दो डिविशंस थे। मतलब ये जो वीमेंस मूवमेंट हो रहा था, इस मूवमेंट में वीमेन लोगों की ज़्यादातर हायर एजुकेशन, उनकी पब्लिक लाइफ यानी सोसाइटी में हिस्सा लेने की बात हो रही थी। इन सब के साथ साथ और भी एक विषय आया कि अपर क्लास फैमिली की वीमेन लोगों को जो सुविधाएं मिली, लोअर क्लास फैमिलीज़ की वीमेन को वो सब सुविधाएं नहीं मिली। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जब अपर क्लास वीमेन को पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, ऑफिस में जाने का मौका मिला, कॉलेज में जाने का मौका मिला, तब लोअर क्लास वीमेन को तब भी घर के अंदर उनसे वो ट्रेडिशनल सभी काम करवाया गया जो पहले वीमेन लोग किया करती थी। अब आइए देखते हैं 1970s से जो वीमेंस मूवमेंट शुरू हुआ, उसमें मेजर रोड ब्लॉक यानी कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या क्या थी। तो आपके नोट में पेज नंबर 7 में देखिए, ड्यूरिंग द 1970s ट्रेडिशनल रोल्स were first put into question by and for women. Patriarchy and assignment to the domestic sphere were denounced. The movement attacked the family, marriage and also the state by pushing a critical analysis of patriarchy and capitalism. तो क्या हुआ, पैट्रियार्की यानी कि समाज में मेल डोमिनेशन, औरतें के ऊपर मर्दों का डोमिनेशन, उनका कर्तृत्व, उनका राज, इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाया गया। साथ में मैरिज नाम की इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ आवाज़ उठाया गया कि विमेन लोगों को सेक्सुअल लिबरेशन की ज़रूरत है। हमेशा ज़िंदगी भर एक ही पार्टनर के साथ अगर वो ना चाहे तो वो नहीं रहेगी, कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता है। तो मैरिज नाम की इस इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ही आवाज़ उठाया गया। फिर फैमिली नाम की इस इंस्टीट्यूशन, इसके खिलाफ आवाज़ उठाया गया और वीमेन लोगों की सेक्सुअल लिबरेशन यानी उनका सेक्स पार्टनर चूज़ करने का आज़ादी और किसी के साथ भी रहने की आज़ादी, इन सब को स्वीकार किया गया। उसके साथ और भी कुछ है, जैसे 1970s से पहले समाज में कुछ स्टिग्मा, कुछ टैबूज थे, जैसे कि रेप को माना जाता था एक बहुत ही अनहोनी घटना। जिस किसी औरत को भी रेप किया गया है वो औरत समाज में बाहर निकलने की लायक नहीं रहती थी। उस पर कई किस्म के पाबंदियां लगा दिए जाते थे कि तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुमसे कोई रिश्ता नहीं करने आएगा। लेकिन ये सब टैबूज, ये सब स्टिग्मास, ये सब संस्कार को दूर हटाया गया। उसी के साथ फ्रीडम ओवर द बॉडी यानी कि औरत की अपनी बॉडी, अपनी शरीर पर उनकी अपनी आज़ादी, इस बात पर जोर डाला गया। इसलिए वीमेन लोगों की ब्रा, पैंटी, इन सबको जलाया गया। कहा गया कि जैसे मर्द लोग कुछ ना पहनकर अपने घर में रह सकते हैं, उसी तरह वीमेन को भी आज़ादी है कि वो जैसा चाहे वैसा अपने घर के अंदर रह सकती है, उस पर कोई पाबंदियां नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी ये जो वीमेंस मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट, ये अपने मकाम तक नहीं पहुंच पाई। मतलब ना तो ये कैपिटलिस्ट सिस्टम को ख़त्म कर पाया, ना ही ये स्टेट सिस्टम को ख़त्म कर पाया, और ना ही ये जो बूर्जुआ फैमिली मॉडल बना था जिसमें औरत के लिए प्राइवेट स्फीयर यानी घर का काम रखा गया और मर्दों के लिए पब्लिक स्फीयर
यानी बाहर जाकर नौकरी करने का काम स्पेसिफाई किया गया। ऐसे बूर्जुआ फैमिली मॉडल को भी फेमिनिस्ट मूवमेंट तोड़ नहीं पाई और साथ में पैट्रियार्कल सिस्टम और स्टेट सिस्टम को भी फेमिनिस्ट मूवमेंट तोड़ नहीं पाया। तो इसके पीछे वजह क्या था? देखिए, द फर्स्ट प्रॉब्लम वाज द continued celebration of feminine values such as maternity which revealed a paradox within the movement। मतलब फेमिनिस्ट मूवमेंट करते हुए फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट्स ने क्या आवाज़ उठाया कि मर्दों की तरह औरतों को भी पब्लिक स्फीयर में, ऑफिस में और दूसरे कामकाजों में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी यानी कि पब्लिक स्फीयर में भी औरतों की जो बेसिक फेमिनाइन वैल्यूज़ है उस पर ही जोर डाला गया। तो फेमिनाइन वैल्यूज़ क्या? औरत हमेशा दया की प्रतिमूर्ति होती है। औरत की हमेशा एक ही मकसद है, त्याग करना, दूसरों का सेवा करना, माँ की तरह बर्ताव करना। तो देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ कुछ ऐसे प्रोफेशंस को ही वीमेन के लिए रखा गया जो मर्दों को नहीं दिया जाता था। जैसे कि जब भी एक वुमन हायर एजुकेशन लेकर नौकरी ढूंढने आती थी तो समाज उसके लिए यही फिक्स कर देती थी कि वुमन को या तो नर्सिंग ट्रेनिंग लेकर नर्स बनना पड़ेगा या फिर किसी हॉस्पिटल में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, रिसेप्शन, इन सब जगह पे बैठना पड़ेगा या फिर टीचर बनना पड़ेगा, स्कूल में बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। मतलब बच्चों का देखभाल, हॉस्पिटल में नर्स बनकर मरीज़ों का इलाज करना, ये सब रोल्स, ये सब प्रोफेशंस औरतों के लिए रखा गया। तो फेमिनाइन वैल्यूज़ जो थे वो तब भी डोमिनेट कर रहा था और पब्लिक स्फीयर में भी औरतों के लिए सिर्फ वही प्रोफेशन, वही काम स्पेसिफाई किया गया जो औरतों के चरित्र के साथ जाती है, ऐसा मानना था। फिर देखिए क्या हुआ, आपके नोट के पेज नंबर 8 में आइए, सेकेंड पैराग्राफ। Women participated very little in politics and were underrepresented in leadership positions, thus maintaining the belief that power and public discussion were affairs of men। तो जब बात आई औरत की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की तो यहाँ पर भी एक बड़ी पाबंदी, एक बड़ा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया। कहा गया कि जब बात आती है पावर अचीव करने की, किसी इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पोस्ट में बैठने की, तो वुमन, औरतें उस काम के लिए काबिल नहीं हैं। क्यों? यहाँ पर भी वही कहा गया कि औरतों को घर संभालना है, बच्चे पालना है, बच्चों को पढ़ाना है, बड़े बुज़ुर्ग लोगों का ख्याल रखना है। तो पॉलिटिक्स में आकर एक पावरफुल पोजीशन संभालना वो औरत की बस की बात नहीं है। तो जब बात आई इलेक्शन में, निर्वाचन में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने की, तो अक्सर वीमेन लोगों को डिस्करेज किया जाता था। कहा जाता था कि आप लोग इलेक्शन में कॉन्टेस्ट ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट पोजीशन जैसे कोई पार्टी के लीडर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जैसा पोस्ट आपसे संभाला नहीं जाएगा। फिर देखिए थर्ड पैराग्राफ में, वीमेन्स पार्टिसिपेशन इन सोरोरिटीज़ ब्रॉट अप अनदर प्रॉब्लम ऑफन कॉजिंग वीमेन टू लूज साइट ऑफ द लिंक विथ क्लास स्ट्रगल। इन फैक्ट डिनाउंसिंग पैट्रियार्की विदाउट डिनाउंसिंग कैपिटलिज्म creates a cross-class alliance giving the movement no voice beyond mere lobbying। तो इसका क्या मतलब हुआ? पैट्रियार्की के खिलाफ, स्टेट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई तभी कामयाब होगी जब समाज से हर तरह की जो क्लास डिविजन्स है, क्लासेस के बीच जो डिफरेंस है, उसको मिटाया जा सकता है। लेकिन क्या हुआ? फेमिनिस्ट मूवमेंट ने क्लास डिविजन्स को सोसाइटी से मिटाने में नाकामयाब रहा।
तो जब भी बात हो रही थी औरत का पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट करने का, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने का, तब किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि हर क्लास की वीमेन के लिए पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेट करने का मौका खुला रहना चाहिए, चाहे वो अपर क्लास की वीमेन हो या मिडिल क्लास की वीमेन हो या लोअर क्लास की वीमेन। तो पार्टिसिपेशन के मामले में पब्लिक स्फीयर में, पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करने की जब बात आई तो सिर्फ अपर मिडिल और अपर क्लास की औरतों को ही सारी सुविधाएं मिलने लगी। लोअर क्लास की औरतों का पोजीशन पहले जैसा ही रह गया। तो ये क्लास डिस्क्रिमिनेशन, क्लासेस के बीच भेदभाव को भी फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं मिटा पाया। और आप जानती है, जब तक क्लास डिविजन्स कायम रहेगा तब तक कैपिटलिज्म कायम रहेगा। तो कैपिटलिज्म को मिटाए बिना, क्लास डिविजन्स को मिटाए बिना फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए अपना आंदोलन में सक्सेसफुल होना मुमकिन नहीं था। उसके बाद देखिए पेज 8 के थर्ड पैराग्राफ। इन जनरल the fact that most feminist movements were all women hindered their participation in other social movements. Indeed, no revolution can transpire if one of the sexes is in ignorance. In this case, men too hold an interest in combating patriarchy. If women are the victims of patriarchal oppression, men too are alienated by the role that society imposed upon them. From this comes the necessity to promote a general social project to prevent a war between the sexes amongst the exploited. Very important. देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। फेमिनिस्ट मूवमेंट ने शुरू से अंत तक मर्द लोगों के खिलाफ एक जंग का ऐलान कर दिया। That is, the feminists waged a war against the male folk of the society. लेकिन ये जंग करते वक्त औरत लोग, फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट्स इस बात को भूल गए कि किसी भी जंग जीतने के लिए जेंडर्स में, सेक्सेस में कभी भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी कि फेमिनिस्ट मूवमेंट को भी सक्सेसफुल बनाने के लिए मर्द लोग, मेन का भी पार्टिसिपेशन ज़रूरी था। और अक्सर देखा जाता था कि मेन, कुछ ऐसे मर्द हैं, बहुत सारे मेल्स ऐसे भी होते हैं जो औरत को उसकी इज्जत, उसका पोजीशन देना चाहते हैं, उसके साथ कंधों पे कंधा मिलाकर समाज में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसे मेल्स को, ऐसे मर्दों को अपने मूवमेंट से बाहर रखेंगे तो आपका मूवमेंट कभी भी होल हार्टेड नहीं होगा, वो आधा कामयाब होकर ही रह जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली द फेमिनिस्ट मूवमेंट ऑफ द 1970s was unable to accomplish this unity. कौन सी यूनिटी? मर्द और औरत के बीच की यूनिटी। देखिए, हर किसी सोसाइटी में 50% मेन है, 50% वीमेन है। तो अगर आप 50% वीमेन के लिए मूवमेंट कर रहे हैं तो आधा यानी 50% जो मेन है उनको भी मूवमेंट में शामिल करना पड़ेगा, वरना कोई भी मूवमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट को क्या करना चाहिए था? एक्सप्लॉयटेटिव जो सिस्टम है, कैपिटलिज्म, स्टेट सिस्टम, इसके खिलाफ लड़ना